हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ एंड सुखी होंगे। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ईएसआर, जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कणों के अवसादन की दर भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी डीएमएलटी या बीएमएलटी की तैयारी कर रहे हैं और एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और एक फ्यूचर में अपने लिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे आपको मिलने वाला हर टॉपिक का डिटेल में स्टडी मिलने वाली है। आपको कोई ऐप परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे ही टॉपिक आपको ऐप सिर्फ यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो होने वाली है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पर। शुरू करते हैं, स्टार्ट हो जाइए। जी हाँ, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि लाल रक्त कणों के अवसादन की दर। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि होता क्या है। ईएसआर इज द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, सेटल एट द बॉटम ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इन 1 आवर। यानी कि 1 घंटे में, इसमें यह परीक्षण है जिसमें देखा जाता है कि 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स ट्यूब के तल पे कितनी तेजी से बैठती हैं। ठीक है, उनका सेटल होने का जो टाइम है, कितने टाइम में कितनी आरबीसीज, कितनी इरिथ्रोसाइट्स नीचे बैठ जाती हैं, इसे ही हम ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पर्पस क्या है, क्यों इस टेस्ट को किया जाता है। आप जनरली कभी किसी डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाते हैं तो सीबीसी, ईएसआर, ये तो नॉर्मल टेस्ट है जो वो लिखते ही लिखते हैं। ईएसआर क्या बताता है, किस लिए, क्या पर्पस है इसको करने का। ईएसआर इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। जी हाँ, सबसे पहले देख लीजिए, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ये आपको बताएगा तो सही कि इन्फेक्शन है, पर ये नहीं बताएगा कि कहाँ है। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, यूज टू डिटेक्ट इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन, सूजन, इन्फेक्शन, कोई भी इम्यून डिसऑर्डर्स अगर है आपकी बॉडी में तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षण शरीर में सूजन, संक्रमण या ऑटो इम्यून बीमारियों का संकेत देने में मदद करता है। ईएसआर इज अ नॉन स्पेसिफिक मार्कर, मैंने आपको बताया। ये सीधा कारण नहीं बताता, ये बताता तो है कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, समथिंग डिसऑर्डर्स है बॉडी में, बट कहाँ है, क्यों है, ये नहीं बताता। अब ये सर काम कैसे करता है, ये सर का स्टेप वाइज मैकेनिज्म देख लेते हैं कि स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट है रोलेक्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और अन्य एक्यूट फेस प्रोटीन आरबीसी को क्या करते हैं, आपस में चिपका देते हैं। ठीक है, इससे आरबीसी रोलेक्स यानी कि सिक्कों की तरह ढेर लग जाता है उनका, ये बना लेते हैं जो तेजी तेजी से नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन फेज यानी कि अवसादन चरण। ये आपको स्टेप वाइज जब मैकेनिज्म पूछा जाएगा आपका ये सर का, तब आपको बताना होगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोलेक्स बनने के बाद आरबीसीज क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ऊपरी परत में क्या बच जाता है, अब प्लाज्मा बच जाएगा। जब इसको हम ट्यूब में इस तरीके से खड़ा करेंगे तो जब आरबीसी, मान लीजिए यहाँ तक ब्लड ले लिया, अब जब आरबीसी जब सेटल डाउन होती है तो वो नीचे बैठती जाती है और टाइम टू टाइम वो नीचे बैठती जाती बैठती जाती बैठती जाती। जब यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं ना, अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से काउंटिंग की जाती है, तब हम इसका टाइम देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी सेटल हुई। अब देखिए, जो नीचे है, जो आरबीसी की परत जम जाती है, मैंने होता है ना, आरबीसी की परत यहाँ जमती जाती है। ठीक है, थर्ड फेज इज पैकिंग फेज यानी कि संकलन चरण। अंत में आरबीसी नीचे जमा होकर पैक हो जाती है। अब 1 घंटे बाद, वो तो चाहे 2 घंटे रख दोगे, 3 घंटे रख दो, और सेटल होती रहेगी, बट 1 घंटे में कितनी सेटल हुई, दैट इज द आंसर। ओके, नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए, ईएसआर की जो नॉर्मल रेंज है mm/आवर में दी जाती है। मेंस में 0 to 15 mm/आवर, वुमेन्स में 0 to 20 mm/आवर एंड चिल्ड्रंस में 0 to 10 mm/आवर। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। कॉमन मेथड्स इसके देख लेते हैं, दो तरह के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, वेस्टरगन एंड विंट्रो। ठीक है, ये वेस्टरगन जो है ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये वेस्टरगन मेथड है जो जनरली लैब्स में किया जाता है, लैब्स में परफॉर्म किया जाता है। आजकल तो इसके लिए भी ऑटोमेटेड मशीन्स आ रखी हैं जिसमें आप सिर्फ आपकी जो वाइल है उसको प्लेस कर दो, वो विद इन 20 to 30 मिनट्स में भी आपको आंसर दे देती है, आपको 1 घंटे तक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
बट वो फास्ट हैं, बहुत ही थोड़ा सा मेंटेनेंस उनका भारी पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ लगाया जाता है उसमें। तो जनरल जो लैब्स होती हैं जो पहले यूज़ करती हैं, और तो वहाँ पर वेस्टर्न मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विंट्रोप मेथड भी पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम दोनों ही मेथड आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं। ये देख लीजिए, वेस्टर्गन विधि द्वारा, यानी कि वेस्टर्गन मेथड के द्वारा किस तरीके से हम ईएसआर को डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्गन ईएसआर ट्यूब। जी हाँ, इसकी जो ईएसआर ट्यूब है वो 200 mm लंबी है। कितनी है? 200 mm लंबी है, और उसका जो व्यास है वो है 2.5, यानी वो कितनी चौड़ी है? 2.5 mm उसका व्यास है, ठीक है। वेस्टर्गन स्टैंड, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके होता है। इसमें 3.8% सोडियम साइट्रेट चाहिए। क्या चाहिए हमें? 3.8% सोडियम साइट्रेट चाहिए। ये एंटीकोगुलेंट का काम करेगा यहाँ पे। फोर्थ इज वीनस ब्लड सैंपल। फिफ्थ इज पिपेट। सिक्स इज ग्लव्स, एल्कोहल स्वैप्स, कॉटन सिरिंज। ये तो नॉर्मल जो हमें लैब में चाहिए होती है। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगे वेस्टर्गन मेथड के लिए, ठीक है। देखिए सैंपल, सैंपल मैंने आपको बता दिया, वीनस ब्लड लेना है आपको, नस से लिया गया खून सोडियम साइट्रेट के साथ 4:1 के अनुपात में लिया जाना है। 4:1 यानी कि 4 भाग ब्लड और 1 भाग सोडियम साइट्रेट, यानी कि ये हो गया 4:1, ठीक है। प्रोसीजर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना होगा, पेशेंट से नस का खून लें और उसे सोडियम साइट्रेट के साथ मिलाएं। अब सोडियम साइट्रेट के साथ किस प्रपोर्शन में मिलाना है ये मैंने आपको बता दिया, 4:1, यानी कि 4 भाग अगर ब्लड है तो 1 भाग हमें उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाना होगा। सेकेंड इज मिश्रित रक्त को, यानी कि जो सोडियम साइट्रेट मिक्स ब्लड है इसको वेस्टर्गन ट्यूब में 0 मार्क तक भरेंगे, ठीक है। ये पिपेट आती है, उसकी सहायता से उसको ऊपर किया जाता है, तब वो कैपिलरी एक्शन के साथ ही ब्लड उसमें ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ट्यूब को लंबवत स्थिति में रखने के लिए वेस्टर्गन स्टैंड में रखेंगे। वेस्टर्गन स्टैंड कुछ इस तरीके का होता है, देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पे रबड़ क्रॉक्स लगे रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ऊपर भी इनका फिक्स करने के लिए स्टैंड होता है। इसके बीच में इस तरीके से ये स्टैंड पे प्लेस की जाती है पिपेट को, ठीक है। इसे 1 घंटे तक बिना हिलाए स्थिर छोड़ देंगे। हाँ देखो दोस्तों, वो हिलनी नहीं चाहिए जगह, बिल्कुल जो आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो जो जगह है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पर हम स्टैंड को रख देंगे। 1 घंटे बाद देखेंगे कि कितने आरबीसी नीचे बैठ गई है, ठीक है। ऊपर का प्लाज्मा कॉलम पारदर्शी भाग है, वही ईएसआर माना जाता है। कितना सेटल हो गया, कहाँ पर आ रहा है रेट, हाँ आरबीसी रुक गई, वो हम नोट करेंगे और वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए रीडिंग क्या करना है, रिजल्ट का रीडिंग किस तरीके से होएगा। जो दूरी आरबीसी में नीचे बैठने से बनती है एमएम में, वही ईएसआर है, ठीक है। यदि आरबीसी 20 mm नीचे बैठती है तो ईएसआर कितना है, 20 mm पर एच पर आर, यानी कि इसमें जो 0 1 2 3 4 यहाँ मार्किंग हो रही है ना, जहाँ बैठ गई, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो 20 mm, यहाँ पर 20 आपका मार्क है तो योर आंसर इज 20। 30 है तो योर आंसर इज 30, ठीक है। 35 है तो 35, ठीक है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, देखिए जैसे ट्यूब जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से झुकी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आंसर सही नहीं आएगा। 2 घंटे के अंदर परीक्षण के लिए उपयोग करना है नमूना। कौन सा नमूना, यानी ब्लड सैंपल, जैसे हमें 4:1 के रेशो में लिया है, 2 घंटे के विदिन 2 आवर्स के अंदर ही हमें उसका टेस्ट कर लेना है। कोई कंपन या हिलावट ना हो, मैंने बताया जो प्लेटफॉर्म है आपका वो विदाउट वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेशन लेस होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरीका इस नॉइस या फिर कुछ हिलना या कुछ हम पर नहीं होना चाहिए, ओके। ब्लड एंड साइट्रेट का सही अनुपात रखें, यानी कि 4:1, ठीक है, ये आपको रेशो रखना है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, विंट्रोप विधि। वेस्टर्गन मैंने आपको बता दी बहुत ही ईजी है। अब इसी तरीके से विंट्रोप देख लेते हैं। इसमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, विंट्रोप ट्यूब, ये 100 mm लंबी होती है और इसका जो व्यास है वो है 3 mm। विंट्रोप स्टैंड चाहिए, ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए, पास्चर पेपर चाहिए, ग्लव्स, एल्कोहल, सॉफ्ट कॉटन सिरिंज। ये आप नोट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इसमें सैंपल क्या है, ईडीटीए मिला हुआ वीनस ब्लड, यानी एंटीकोगुलेंट ब्लड। उसमें क्या था, वीनस ब्लड ले लिया, उसको किस में मिलाया हमने, सोडियम साइट्रेट में मिलाया। क्या रेशो था, 4:1। यहाँ पे जो हम ब्लड लेंगे इसमें हमें मिलाना है, इसमें हमें लेना है ईडीटी वाइल में, यानी ईडीटी जो वाइल होती है
ईडीटी वाइल आपको पता ही होगा, ईडीटी वाइल क्या होती है। ईडीटी वाइल जिसमें ईडीटी स्प्रेड होता है ना वाइल में, पर्पल वाली, पर्पल कैप वाली, इसमें ही मिला हुआ वीनस ब्लड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, ब्लड लेकर के उसमें एडीटी में मिलाएंगे, विंट्रोप ट्यूब को पास्चर पिपेट से 0 मार्क तक भर लेंगे। ठीक है, इसमें भी ये पिपेट है, ये कुछ छोटी है, पहले वाली थोड़ी सी लंबी थी, इतनी लंबी होती है, और ये थोड़ी कुछ छोटी है। ठीक है दोस्तों, विंट्रोप ट्यूब में सीधा खड़ा करेंगे, ट्यूब को विंट्रोप स्टैंड में सीधा खड़ा करेंगे, इसे 1 घंटे तक स्थिर रखें, किसी प्रकार की हलचल ना हो। 1 घंटे बाद आरबीसी के अवसादन की ऊंचाई एमएम में पड़ेंगे, यही एसआर होता है। सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, करना क्या है, स्टैंड में लगाना है, 1 घंटे बाद पढ़ना है। बट यहाँ पर क्या है, ये छोटी है। ये जो पिपेट होती है ना दोस्तों, ये पीसीवी यानी कि पैक्सल वॉल्यूम, एससीटी जो परसेंटेज में हम करते हैं ना मेजर, वो मार्क मतलब वो भी हम इससे टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ नंबर लिखे रहते हैं। अभी वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो रिजल्ट है इंटरप्रिटेशन, वो देख लीजिए। जो नॉर्मल रेंज है विंट्रोप विधि द्वारा, वो है जेंट्स में 0 to 9 एंड लेडीज में 0 to 20 mm/h। ठीक है, अब देखिए ईएसआर इंक्रीज्ड है, क्यों है, कम है, क्यों। देखिए बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन है, जी हाँ, संक्रमण कोई ना कोई, इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी सूजन संबंधी रोगों से, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ेगा, कैंसर में बढ़ेगा, एनीमिया में बढ़ेगा। इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, आपका ईएसआर जो है बढ़ा हुआ आएगा। डिक्रीज ईएसआर, भाई कम क्यों है, सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, अगर आरबीसीज की संख्या ज़्यादा हो गई तो पॉलीसाइथेमिया होगा, तो उसमें भी आपका ईएसआर कम ही रहेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है ये है वेस्टर्गन, ये जो है ये है विंट्रोप। ठीक है, वेस्टर्गन में आप देखिए 180 200 तक, यहाँ तक ये जो मार्क किया हुआ है, ये 0 to 180 200 तक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज विंट्रोप। विंट्रोप में देखिए यहाँ इस साइड लिखा हुआ है एमएम, ये देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है आपका 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये जो लिखा हुआ है ये एमएम है। यहाँ से क्या पढ़ाएंगे, आपका ईएसआर। और ये जो है परसेंटेज में जो है 10 20 30 40 50 60, ये नीचे से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम ये देखिए, ये प्लाज्मा हो गया, ये वाइट बफी कोट हो गई, पैक्सेल हो गई यानी कि आरबीसी हो गई, एरिथ्रोसाइट्स हो गई। यहाँ पे परसेंटेज यानी ये पीसीवी को पढ़ने के लिए परसेंटेज, इस साइड से परसेंट ईएसआर हो जाएगा और इस साइड से पीसीवी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये ईएसआर स्टैंड है, मैंने आपको बताया था, ये ऊपर और नीचे ये लोहे का बना हुआ स्टैंड है। ये देखिए यहाँ से दोनों तरफ लोहे का बना हुआ स्टैंड है, और यहाँ पे ये जो है ये है हमारी ईएसआर ट्यूब्स जो हो गई है। ये इसमें देख लीजिए, इस तरीके से इसको सेट करना होता है। ये रबर कॉक्स लगे हुए हैं नीचे, और ये जब सेटल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ऊपर है प्लाज्मा और नीचे हैं हमारे इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किस तरीके से इसको स्टैंड में लगाते हैं। 1 घंटे तक इसका वॉश टाइम देखना होता है कि हमें कितना 1 घंटे तक रखना है, कितना सेटल डाउन हुआ है, कितनी आरबीसीज नीचे गई है, ऊपर जितना प्लाज्मा का भाग है, जहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए यह प्लाज्मा का भाग इधर आया है और यहाँ तक आया है, इतना ही सेटल हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया 10 यानी कि नॉर्मल। 20 तक भी नॉर्मल, जो मैंने नॉर्मल रेंज आपको पढ़ाई थी। अगर नीचे ये नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है बिल्कुल, जैसे इस वाली ट्यूब में आप देखिए जाता जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया 50 60। जितना नीचे जाएगी आरबीसी उसको उस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्गन पिपेट मेथड एंड विंट्रोप मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है, कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, देखिए वेस्टर्गन पिपेट फॉर वेस्टर्गन मेथड, ये बता दिया आपको कितनी लंबी, 300 mm लॉन्ग पिपेट, कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर्स एंड mm फ्रॉम 0 to 100, फ्रॉम अबाउट टू डाउनवर्ड इट्स लोअर टू थर्ड। ठीक है, bore diameter of 2.5 mm, lower mark is 180 mm, known as pipette because of its both ends are open। इसके जो दोनों ही ये जो किनारे हैं ये खुले हुए हैं, इसलिए हम इसको पिपेट भी कहते हैं। इसका जो लास्ट मार्क है वो 180 तक है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 300 mm है, और इसका जो व्यास है वो है 2.5। ठीक है, विंट्रोप में हम देख लेते हैं हेमाटोक्रिट ट्यूब फॉर विंट्रोप मेथड।
11 सेंटीमीटर लॉन्ग हैवी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। अगर आपको कोई पूछता है कि विंट्रोप और वेस्टर्न में क्या डिफरेंसेस बताइए, 5 बताइए, तो आप ये सब आराम से लिख सकते हैं। इसमें जो ये वाला भाग है लेफ्ट साइड में, देखिए जो नंबर ऊपर 0 नीचे 90, तो ये हो गया mm, और नीचे 10 ऊपर 100 जो परसेंटेज में है दैट इज फॉर पीसीबी। यूनिफॉर्म बोर्ड विद डायमीटर ऑफ 2 mm, इसका जो डायमीटर है वो 2 mm है। लोअर एंड इज क्लोज्ड एंड फ्लैट, ये पिपेट नहीं है, इसका जो लोअर एंड है वो क्लोज्ड है और फ्लैट है। ट्यूब इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर एंड mm फ्रॉम 0 to 10 from above downwards on the side of the scale of for ESR reading, whereas 10 to 100 on the other side pack cell volume PCV reading, जो कि मैंने आपको बता दिया ना। इस साइड से करेंगे तो ESR के लिए हो गया, और राइट साइड से करेंगे जहाँ पर हमने 10 to 100 परसेंटेज में दिखा रहा है तो वो हमारा हो गया PCV के लिए, यानी कि एसिटी जिसे हम पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, वेस्टर्न और विंट्रोप के बीच में। आपको, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ESR नोट करना इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, और याद करने के लिए भी बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्लाइड पसंद आई है, आपको ये ESR का टॉपिक पसंद आया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।